गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा में छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको प्राणी शास्त्र का तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ाऊँगा। बच्चों, प्राणी शास्त्र में आपके 3 थ्योरी पेपर्स होंगे और 1 प्रैक्टिकल पेपर होगा। 3 थ्योरी पेपर्स में पहला पेपर एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, प्राणी विविधता एवं उद्विकास का है, जो मैडम डॉक्टर अलका यादव आपको पढ़ा रही हैं। दूसरा प्रश्न पत्र सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, जो प्रोफेसर मधुसूदन वर्मा आपको पढ़ाएंगे। तीसरा प्रश्न पत्र डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, जो मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, कोरोना के कारण इस वर्ष व्यवस्था ये है कि ऑनलाइन क्लासें चलेंगी। इसमें मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर आपके लेक्चर्स पोस्ट करूंगा। बच्चों, क्योंकि क्लास में दोनों तरह के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के भी हैं और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी हैं, इसलिए जो मैं लेक्चर आपको दूंगा यूट्यूब पर जो पोस्ट किया जाएगा वो लेक्चर हिंदी में होगा। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो यूट्यूब पर लेक्चर को सुनें और उसको नोट कर लें। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो व्हाट्सएप पर उसी लेक्चर को अंग्रेजी में मैं डालूँगा और उसको पढ़ लें, आवश्यकता अनुसार नोट्स बना लें। बच्चों, लेक्चर को सुनने, नोट्स बनाने या पढ़ने और नोट्स बनाने में अगर कहीं कोई असुविधा हो, कहीं कोई परेशानी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फ़ोन के द्वारा अपनी समस्या बता सकते हैं। फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 9460606064। आई रिपीट इट, 9460606064। 9460606064 ये मेरा फ़ोन नंबर रहेगा। तो आप अपनी समस्या इस पर बता सकेंगे, जिस पर आपका समाधान किया जा सकेगा। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र डेवलपमेंटल बायोलॉजी। किसी भी जीव का, प्राणी का, उसके गैमीट से विकास होता है। गैमीट अर्थात स्पर्म और ओवम। गैमीट आपस में फर्टिलाइज करते हैं, मिलते हैं और उससे जाइगोट या युग्मनज बनता है। गैमीट को युग्मक कहते हैं और 2 गैमीट से मिलकर बनने वाले जाइगोट को युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। तो गैमीट से जाइगोट का बनना, फिर जाइगोट का भ्रूणीय विकास होता है। आगे उसकी विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं, जिनका आगे हम चर्चा करेंगे। वो विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ एक जंतु के रूप में विकसित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? विज्ञान की वो शाखा है जिसमें गैमीट से किसी भी जीव के विकास का अध्ययन किया जाता है। जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भ्रूणीय विकास के अलावा और भी बातें शामिल होती हैं। जैसे भ्रूण का नए शिशु के रूप में उत्पन्न हो जाने के बाद भी आजीवन उसमें ग्रोथ होती रहती है, विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता रहता है, विभिन्न अंगों में रिपेयर के कार्य होते रहते हैं, टूट फूट और उसका रिपेयर का कार्य भी जीवन भर होता रहता है। एजिंग अर्थात उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था भी आती है और अंत में मृत्यु तक पहुंचते हैं जीव।
तो जाइगोट से लेकर के मृत्यु तक जीवन में होने वाले समस्त परिवर्तनों का अध्ययन डेवलपमेंटल बायोलॉजी या भ्रूणीय विकास विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी का जो दायरा है वो अपेक्षाकृत छोटा है, भ्रूण के विकास तक ही सीमित है, किंतु डेवलपमेंटल बायोलॉजी विकास विज्ञान जिसको हम कहेंगे, विकासात्मक जैविकी, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये भ्रूण से लेकर के और जीव के निर्माण, जीव की वृद्धि, जीव की वृद्धावस्था और जीव की मृत्यु तक होने वाले समस्त परिवर्तनों का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। तो आगे हम और अभी इनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी के अध्ययन के इतिहास की चर्चा करते हैं। कैसे इसका अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, किस रूप में आगे बढ़ा, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। इसके दो परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं भ्रूण विज्ञान के इतिहास के अध्ययन के। एक तो भारतीय परिप्रेक्ष्य और दूसरा पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व उपनिषद लिखे गए थे। उपनिषदों का लिखने का काल ईसा से 3000 वर्ष से लेकर के ईसा से 1500 वर्ष, अर्थात आज से 5000 वर्ष से लेकर के आज से 3500 वर्ष के बीच में माना जाता है। इस अवधि में सबसे पहला जो ग्रंथ मिलता है जिसमें भ्रूण विज्ञान का विवरण दिया गया है, इसकी चर्चा की गई है, वो है पिप्पलाद नाम के ऋषि। उस समय सारे विद्वान लोगों को ऋषि कहा जाता था, चाहे वो विज्ञान के विद्वान हो या धर्म के विद्वान हो, वो सभी लोग उस समय ऋषि कहलाते थे। तो पिप्पलाद नाम के ऋषि ने सबसे पहले गर्भ उपनिषद लिखा था, जिसका काल ईसवी सन से 1500 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से 3500 3500 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ लिखा गया था, गर्भ उपनिषद, जिसमें मानव भ्रूण के निर्माण और विकास की प्रक्रिया को समझाने का तत्कालीन समय में प्रयास किया गया था। पिप्पलाद ने बताया था कि पिता से शुक्र प्राप्त होता है, शुक्र को आज हम स्पर्म कहते हैं, और माता से शोणित प्राप्त होता है। शुक्र और शोणित मिलकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं और शुक्र से ही भ्रूण का लिंग निर्धारण होता है। ये पिप्पलाद ने बहुत पहले वर्णन किया था। ये मैंने संक्षेप में उनकी बात को कही है। उन्होंने काफ़ी व्यापक विवरण भी इस पर दिए थे, जो कि कुछ रूप में आज वैज्ञानिक आधार पर सत्य हैं और कुछ वर्तमान वैज्ञानिक आधार पर पूरे खरे नहीं उतरते। लेकिन ये बातें कि पिता से शुक्र अर्थात शुक्राणु अर्थात स्पर्म, और माता से शोणित अर्थात वर्तमान समय में इसको ओवम या एग कहते हैं। तो स्पर्म और ओवम के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है। ये बात उनकी पूरी तरह से सही आज भी साबित है। और दूसरा, जो शुक्राणु होता है उसी से लिंग निर्धारण होता है, मेल सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। आज हम जानते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम है वो स्पर्म में पाया जाता है और वही लिंग निर्धारण करता है। तो ये पिप्पलाद ऋषि का अध्ययन था, पिप्पलाद नाम के वैज्ञानिक का अध्ययन था ईसा से 1500 वर्ष पूर्व। ये पहला लिखित अध्ययन प्राप्त होता है भ्रूण विज्ञान का। इसके बाद दूसरा इस कड़ी में आता है सुश्रुत नाम के वैज्ञानिक का। ये बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे और ईसा से लगभग 1000 वर्ष पहले हुए थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के अनेक पक्षों का, विशेषकर सर्जिकल मेथोडोलॉजी का व्यापक वर्णन किया था। आज भी इनको सर्जरी का पितामह माना जाता है और अनेक प्रकार की सर्जरी इनके द्वारा जो बताई गई थी आज भी प्रचलन में है। उसी आधार पर आधुनिक विधियां विकसित हुई हैं।
सुश्रुत संहिता में भी भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई थी, अर्थात 1 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में किस प्रकार से भ्रूण में अंगों का निर्माण होता है, ये इन्होंने सुश्रुत संहिता में वर्णन किया है। और इन्होंने डिलीवरी के, शिशु के जन्म के सर्जिकल मेथड का भी आविष्कार किया था। आज उस मेथड को सीजेरियन मेथड कहा जाता है, सर्जरी के द्वारा शिशु का जन्म करवाना। इसका भी इन्होंने ही आविष्कार सबसे पहले किया था। इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है चरक नाम के वैज्ञानिक का, जो 800 वर्ष ईसा से पहले हुए थे। इन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक में भ्रूण विज्ञान की या भ्रूण के विकास की अनेक अवस्थाओं का बहुत ही सही वर्णन किया था, जैसे क्लीवेज अर्थात जाइगोट का विभाजन, ब्लास्टुला का निर्माण होना, ऑर्गेनोजेनेसिस अर्थात विभिन्न अंगों का निर्माण होना। ये विभिन्न प्रक्रियाएं चरक संहिता में वर्णित की गई हैं। तो ये मैंने 3 नाम दिए हैं, पिप्पलाद, सुश्रुत और चरक। ये इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में आज से लगभग 2 से 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व तक ही भी भ्रूण विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान था। अनेक ऐसे मंदिर प्राप्त हुए हैं जहाँ भ्रूण की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं का चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो इन सब से ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में भ्रूण विज्ञान का अध्ययन किया गया था और इसके काफ़ी सीमा तक सही जानकारियाँ प्राप्त की गई थीं। आज यद्यपि ये आश्चर्य हो सकता है कि उस समय बिना सूक्ष्मदर्शी के किस प्रकार से ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया अध्ययन की गई होगी, लेकिन फिर भी अध्ययन की गई थी। कैसे की गई थी इसकी जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं पाश्चात्य विवरण पर। क्योंकि उस समय ज्ञान का आदान प्रदान इतनी दूर दूर तक नहीं हो पाता था, इसलिए भारत में जो ज्ञान था वो आवश्यक रूप से पश्चिम जगत तक नहीं पहुंच पाया था। भारत का ज्ञान भारत तक सीमित था। पाश्चात्य जगत उस समय इस ज्ञान से वंचित था। पाश्चात्य वैज्ञानिकों में सबसे पहला नाम अरस्तु का आता है। अरस्तु एक दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे। ईसा से 384 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। उनका कार्यकाल ईसा पूर्व 384 से ईसा पूर्व 322 तक माना जाता है। अरस्तु ने बताया कि माँ से भ्रूण के लिए मुख्य पदार्थ मिलता है और पिता से उसमें आत्मा पर पहुँचती है। आत्मा को उन्होंने सोल या एंटेलेकी कहा था। तो माँ जो है पदार्थ देती है और पिता उसमें आत्मा देता है और इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है। ये अरस्तु की अवधारणा थी। अरस्तु ने मुर्गी के अंडे का विकास का अध्ययन किया था और काफ़ी उनका सही विवरण था मुर्गी के अंडे के विकास का। तो ये अरस्तु की अवधारणा थी जो मैंने बताई ईसा से 300 वर्ष पहले। इसके बाद लगभग 1500 वर्ष का कोई भी अध्ययन का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसके बाद सन 1600 से सन 1750 ईस्वी का ये 150 वर्ष का काल जो है, इस काल में सिद्धांत दिए गए थे जिन्हें प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहा गया था। प्री फॉर्मेशन अर्थात पूर्व निर्माण का सिद्धांत। प्री फॉर्मेशन थ्योरीज ये 1600 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में दी गई थी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को दिए थे। इस थ्योरी का मूल सिद्धांत ये है कि गैमीट में अर्थात एग में या स्पर्म में एक छोटा सा जीव बना हुआ रहता है
और भ्रूणीय विकास के समय वही छोटा सा सूक्ष्म सा जीव जो कि भ्रूण के अंदर स्थापित है, जो कि गैमीट के अंदर, युग्मक के अंदर स्थापित है, वो बड़ा होते होते वयस्क का निर्माण कर देता है। अब प्री फॉर्मेशन थ्योरी में भी दो विचारधाराएं बन गई। एक, कुछ लोगों का कहना था कि ये जो छोटा सा जीव होता है ये स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर स्थित होता है और उसी से बढ़ कर के नया जीव, पूरा का पूरा जीव बनता है। तो इस थ्योरी को मानने वाले स्पर्मेटिस्ट कहलाए। स्पर्मेटिस्ट अर्थात जो मानते थे कि शुक्राणु में एक सूक्ष्म प्रकार का जीव है जो कि बढ़ता है, बड़ा होकर के वयस्क रूप बना लेता है। इस थ्योरी को मानने वाले स्वयमर्डम थे, स्पेलेंजानी थे और मालपिजाई थे। ये तीन प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम दे रहे हैं, स्वयमर्डम, मालपिजाई और स्पेलेंजानी। ये तीनों ही वैज्ञानिक और भी कई अनुसंधानों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरी विचारधारा ऐसे लोगों की थी जो मानते थे कि ये छोटा सा जीव अंडे के अंदर होता है, ओवम के अंदर होता है और यही बढ़कर के बड़ा पूरा जीव या वयस्क जीव का निर्माण करता है। तो जो मानते थे कि छोटा सा पहले से निर्मित जीव स्पर्म में है वो स्पर्मेटिस्ट कहलाए। जो मानते थे कि ये छोटा सा जीव ओवम में है वो ओविस्ट कहलाए। ओविस्ट में प्रमुख नाम है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक का। ये नाम आपने सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के संबंध में सुना होगा, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कई तरह की कोशिकाओं की खोज की थी और इन्हीं की अवधारणा ये थी कि ओम में सूक्ष्म प्रकार का एक छोटा सा जीव होता है, छोटा सा रूप होता है पूर्ण बने हुए जीव का, और वही जीव खाली बड़ा होता है और कुछ बड़ा बदलाव नहीं होता, सिर्फ साइज में, आकार में वृद्धि होने से वो पूर्ण जीव या वयस्क जीव के रूप में बढ़ जाता है। तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी। इसी थ्योरी को और आगे बढ़ाया गया, तब इसको कहा गया एनकेसमेंट कॉन्सेप्ट। एनकेसमेंट का अर्थ होता है पैक करके रखना, पैकिंग करना, पैक करके रखना। तो उस थ्योरी को, जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी, उसी थ्योरी को और आगे विस्तार दे दिया इन लोगों ने। इनमें मुख्य नाम स्वयमर्डम का है और बोनेट का है। स्वयमर्डम और बोनेट आदि वैज्ञानिकों ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को विस्तार देते हुए उसको एनकेसमेंट थ्योरी बताया। इनका कहना था कि एक भ्रूण के अंदर छोटा सा जीव होता है जो बढ़ता है, उस छोटे से जीव के अंदर दूसरा छोटा जीव होता है जो उसकी अगली पीढ़ी बनाता है, और उस छोटे से जीव के अंदर एक और छोटा जीव होता है जो अगली पीढ़ी बनाता है। इनका कहना था कि एक भ्रूण के अंदर, एक एग के अंदर, एक अंडे के अंदर या एक स्पर्म के अंदर एक पीढ़ी, उसके अंदर दूसरी पीढ़ी, उसके अंदर तीसरी पीढ़ी, उसके अंदर चौथी पीढ़ी, और इस प्रकार से कई पीढ़ियाँ उसी में, एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर अगली चौथी। तो इस तरह से किसी भी एक एग में अनेक पीढ़ियों के छोटे रूप पैक करके रखे रहते हैं और वो हर पीढ़ी में बढ़ते रहते हैं। तो ये कहलाई एनकेसमेंट की थ्योरी, एनकेसमेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद विज्ञान और आगे बढ़ा। अगली थ्योरी आई एपिजेनेटिक थ्योरी। वॉल्फ नाम के वैज्ञानिक थे, कैस्पर वॉल्फ। कैस्पर वॉल्फ ने 1759 में ये थ्योरी दी, एपिजेनेटिक थ्योरी। इनका कहना था कि एग के अंदर, ओवम के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या कण या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये बिखरे हुए रूप में रहते हैं। यही पार्टिकल्स व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो करके पहले साधारण अंगों का निर्माण करते हैं और फिर यही पार्टिकल और अधिक व्यवस्थित हो करके जटिल प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये एपिजेनेटिक थ्योरी कहलाई, जो कि कैस्पर फ्रेडरिक वॉल्फ ने 1759 में दी थी। उनकी अवधारणा यही थी कि ओवम में बहुत से कण या पार्टिकल्स बिखरे हुए रहते हैं,
वो पार्टिकल्स विभिन्न अंगों के निर्माण से संबंधित हैं और वो व्यवस्थित हो जाते हैं। अलग अलग अंग बनाने वाले पार्टिकल अलग अलग जगहों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पहले सामान्य अंगों का, सिंपल ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और सरल अंगों का, और उसके बाद उन्हीं से जटिल अंगों का या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का निर्माण भी होता है। ये एपिजेनेटिक थ्योरी कहलाई। इसी एपिजेनेटिक थ्योरी को और आगे बढ़ाया विलियम रॉक्स ने कहा कि मोज़ेक थ्योरी और अच्छी है। उन्होंने जो थ्योरी दी उसको मोज़ेक थ्योरी कहा गया। इन्होंने मेढक के अंडे में प्रयोग किए थे। मेढक के अंडे में फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद कई परिवर्तन देखे जाते हैं और उन्हीं परिवर्तनों को आधार बना करके इन्होंने बताया कि मेढक के अंडे में, और उसी आधार पर इन्होंने सभी अंडों के लिए कहा कि अंडे से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, निषेचन से पहले अंडे में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। पहले एपिजेनेटिक थ्योरी में कण बताए थे, इन्होंने क्षेत्र बताए। अंडे में अलग अलग एरियाज होती हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं और वो अलग अलग अंगों के निर्माण से संबंधित क्षेत्र होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस अंडे का पुनः व्यवस्थित इस अंडे को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। पुनः व्यवस्थित होने पर इसमें एक एनिमल पोल बन जाता है, एक वेजिटल पोल बन जाता है। एनिमल पोल सिर बना लेता है और वेजिटल पोल पिछला हिस्सा बनाता है अंडे का, जीव का। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि अंडा पहले से ही उसमें विभिन्न अंगों के निर्माण के क्षेत्र निर्धारित हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्षेत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। एनिमल पोल जिधर यॉक कम है वो सिर का निर्माण करेगा, वेजिटल पोल जिधर यॉक अधिक है वो पिछले हिस्से का निर्माण करेगा। ये मोज़ेक थ्योरी विलियम रॉक्स की थी। इसके बाद आता है 1828 में बियर्स लॉ। वॉन बियर थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, वॉन बियर। और इन्होंने जो नियम बताया उसको बियर्स लॉ कहते हैं। बियर्स लॉ में इन्होंने कहा कि सबसे पहले भ्रूण में सामान्य सरल लक्षण विकसित होते हैं। वो सरल लक्षण जो उस जाति के सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जाति के सभी जीवों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण विकसित होते हैं और उसके बाद उस जीव की विशिष्ट रचनाएं विकसित होती हैं। पहले आपने देखा था कि जो वॉल्फ थे उन्होंने भी यही कहा था कि पहले सामान्य अंग बनते हैं फिर जटिल अंग बनते हैं। वॉन बियर ने उसी बात को और तकनीकी रूप से कहा कि सामान्य अंगों का बनना अर्थात उस स्पीसीज के, उस जाति के सामान्य लक्षण, और उसके बाद जटिल रचनाओं का अर्थ हुआ कि उस जीव में पाई जाने वाले विशिष्ट स्ट्रक्चर, विशिष्ट रचनाएं। तो ये कहलाया बियर का नियम, बियर्स लॉ 1828 में। बियर को ही फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। और इसके बाद इसी बियर्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए आया बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ मुलर और हेकेल ने दिया था 1864 में। बायोजेनेटिक लॉ ये कहता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का अर्थ है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, जीव के स्वयं के लक्षण। फाइलोजेनी का अर्थ है वो लक्षण जो उसके फाइलम में पाए जाते हैं। तो उस स्पीसीज के विकास में जो लक्षण बने हैं वो पहले विकसित होंगे और उस जीव के व्यक्तिगत लक्षण बाद में विकसित होंगे। वही बात जो पहले बियर्स लॉ में कही गई थी वही इन्होंने और अधिक तकनीकी रूप से प्रस्तुत किया। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, व्यक्तिगत विकास जातिवृत्ति इतिहास के बाद होता है, अर्थात या व्यक्तिगत
विकास के क्रम में पहले जातीय विकास के लक्षण विकसित होते हैं, उसके बाद व्यक्तिगत लक्षण विकसित होते हैं। ये बायोजेनेटिक लॉ है। इसी को ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के विकास के क्रम में उस जाति के विकास के विभिन्न क्रम देखे जाते हैं। इसके आगे जर्म प्लाज्म थ्योरी आई, जिसको वेजमान ने दिया था 1883 में। ऑगस्ट वेजमान 1883 में इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जर्म सेल अर्थात ओवम या स्पर्म, उनके भीतर कुछ डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स को इन्होंने इड्स कहा था, इड्स। तो उन्होंने कहा कि ओवम या स्पर्म के भीतर कुछ डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं, वही जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। आप देखेंगे तो ये एपिजेनेटिक थ्योरी का ही कंटिन्यूएशन है, और जिसको इन्होंने डिटर्मिनेंट्स कहा या इट्स कहा, बाद में वही चीज़ें जीन के रूप में पहचानी गई। तब तक जीन की अवधारणा नहीं विकसित हुई थी, क्रोमोसोम की अवधारणा तब तक विकसित नहीं हुई थी। तो इन्होंने जिन चीज़ों को डिटर्मिनेंट्स या इट्स कहा, बाद में वही क्रोमोसोम के रूप में पहचाने गए। तो इनकी थ्योरी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी, अर्थात जो स्पर्म या ओवम है उसके अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म है, और उसके भीतर डिटर्मिनेंट्स या निर्णायक तत्व पाए जाते हैं। वही निर्णायक तत्व ही जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अगली कॉन्सेप्ट आई जिसको रेगुलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, रेगुलेटिव थ्योरी। ये 1891 में ड्रेस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इन्होंने सी अर्चिन के अंडों पर प्रयोग किया और इन्होंने पाया कि अगर अंडे के विभाजन के समय, विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उनको ब्लास्टोमर कहते हैं। अंडे के विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें ब्लास्टोमर कहते हैं। इन्होंने पाया कि अगर प्रारंभिक अवस्था में ब्लास्टोमर को अलग कर दिया जाए, अर्थात पहले दूसरे या तीसरे विभाजन होने के बाद की अवस्था के ब्लास्टोमर को अलग कर दिया जाए, तो वो पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग ब्लास्टोमर। अर्थात पहले मान लीजिए 4 ब्लास्टोमर, 4 कोशिकाएं बनी अंडे के विभाजन से, जाइगोट के विभाजन से 4 कोशिकाएं बनी, और उन चारों कोशिकाओं को अलग अलग कर दें तो वो चारों कोशिकाएं पूरे भ्रूण का निर्माण करेंगी। बाद में इसको टोटीपोटेंसी कहा गया, अर्थात कोशिकाओं में पूरे भ्रूण का निर्माण करने की क्षमता। इसके बाद अगली कॉन्सेप्ट आई जिसको ग्रेडियंट थ्योरी कहते हैं। 1901 में बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था, ग्रेडियंट थ्योरी। इनका कहना था कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल, देखिए ये एनिमल पोल और वेजिटल पोल शब्द बार बार आते हैं, इनका आप याद रखिएगा कि अंडे में जिस तरफ यॉक इनका पोषक तत्व होता है, जिस तरफ यॉक की मात्रा नहीं हो या अत्यंत अल्प हो वो एनिमल पोल है, और अंडे के जिस तरफ यॉक बड़ी मात्रा में पाया जाए वो वेजिटल पोल है। तो बोवेरी ने कहा कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों में मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। ग्रेडियंट अर्थात अंतर, मेटाबॉलिक रेट में अंतर पाया जाता है एनिमल पोल और वेजिटल पोल में। ये ग्रेडियंट थ्योरी थी 1901 में जो बोवेरी ने दी थी। इसके बाद अगली थ्योरी आई जिसको ऑर्गेनाइजर थ्योरी कहते हैं। ऑर्गेनाइजर थ्योरी के लिए स्पीमैन और मैनगोल्ड, इनको 1935 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। स्पीमैन और मैनगोल्ड, इन्होंने 1934 में ये रिसर्च पेपर निकाला था। उनका कहना था कि जो गैस्ट्रुला अवस्था होती है, गैस्ट्रुला में एक पार्ट है जिसको डॉर्सल लिप कहते हैं, बाद में आपको गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया समझाएंगे तभी आप डिटेल समझ पाएंगे।
गैस्ट्रुला का जो डॉर्सल लिप होता है वो ऑर्गेनाइजर होता है, पूरे भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को वही ऑर्गेनाइज करता है, वही नियंत्रित करता है। इस थ्योरी को ऑर्गेनाइजर थ्योरी कहा गया और इसके बाद से भ्रूण विकास पर्याप्त उन्नति कर चुका है और अब इसमें मॉलिक्यूलर स्तर पर, जेनेटिक स्तर पर, हर स्तर पर बहुत सा अध्ययन हो चुका है। आगे की क्लासेज में हम उन्हें पढ़ेंगे। आधुनिक अवधारणा क्या है डेवलपमेंट बायोलॉजी की? आधुनिक अवधारणा ये है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी खाली भ्रूण के विकास का तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन, चाहे वो वृद्धि हो या ऊतकों का रिपेयर हो या रीजनरेशन की क्रियाएं हो, सेनिलिटी अर्थात धीरे धीरे शरीर का कमज़ोर होते चले जाना। एक बार पहले तो भ्रूण से शरीर युवा बनता है, युवा के बाद फिर कमज़ोर होने लगता है, इसको सेनिलिटी कहते हैं। तो सेनिलिटी, एजिंग अर्थात उम्र बढ़ना और फिर डेथ, यहाँ तक होने वाली सभी क्रियाएं अर्थात युग्मक या गैमीट के निर्माण से लेकर के भ्रूण का बनना, भ्रूण का वृद्धि करना, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, यहाँ तक की सभी क्रियाएं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। ये आधुनिक अवधारणा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कौन कौन सी शाखाएं हैं देख लेते हैं। इसमें कई तरह की शाखाएं हो सकती हैं, जैसे डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। इसका अर्थ है कि किसी एक जीव के गैमीट बनने से लेकर के भ्रूण बनना, उसके विकास की समस्त स्टेप्स, समस्त स्तरों का अध्ययन करना किसी एक जीव के लिए, वो डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और स्पीसीज, किसी एक जाति या किसी एक जीव के विकास का पूरा विवरण अध्ययन करना। दूसरा हो सकता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तुलनात्मक प्रकार का, जहाँ दो जीवों के भ्रूण विज्ञान का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करते हैं। जैसे मेढक के भ्रूणीय विकास और मुर्गी के भ्रूणीय विकास का अध्ययन, तुलना करना, तो ये तुलनात्मक हो गया। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, जहाँ पर प्रयोग करके देखा जाता है। एग लिया या जाइगोट लिया या एम्ब्रियो लिया और उसको प्रयोग करके, प्रयोग के द्वारा उसका अध्ययन किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है। विभिन्न प्रकार के जो भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं हैं, उन पर वातावरण तथा विभिन्न रसायनों के अध्ययन के प्रभाव का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। एक है चौथी शाखा जिसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी अर्थात बायोलॉजी ऑफ एजिंग। कौन कौन से परिवर्तन कोशिकाओं में होते हैं जिससे कोशिका वृद्धावस्था की तरफ पहुंच जाती है या जीव वृद्धावस्था की तरफ पहुंच जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कोशिकाओं में या शरीर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जीरोंटोलॉजी है। इसी की एक शाखा है मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी। आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर स्तर पर अध्ययन करना कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर परिवर्तन होते हैं जिसके कारण एम्ब्रियो का विकास होता है या विकास में असामान्यताएं, एबनॉर्मलिटीज होती हैं, इनका मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगा, मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का स्कोप क्या है, अर्थात इसका दायरा, इसका क्षेत्र कहाँ तक अध्ययन का सीमित है। तो अगर देखेंगे तो ये बहुत व्यापक शाखा है विज्ञान की। इसके अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान का अगर अध्ययन करना है तो भी भ्रूण विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। जेनेटिक्स का अध्ययन करना है, अर्थात किस प्रकार से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा है, किस प्रकार से लक्षण प्रकट हो रहे हैं किसी पीढ़ी में, इसका अध्ययन करना है, तो भी एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे एंडोक्राइनोलॉजी का अध्ययन करना हो, ये भी एम्ब्रियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हार्मोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है भ्रूण के विकास पर और किस प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स भ्रूण के विकास में सहायक होती हैं, इसका अध्ययन। इसी प्रकार से प्रजनन विज्ञान, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी
तो गैमीट का निर्माण रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से ही होता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र एम्ब्रियोलॉजी है। टेरेटोलॉजी अर्थात भ्रूण में असामान्य वृद्धियाँ। असामान्य वृद्धियाँ अर्थात 2 हाथ के बदले 3 हाथ बन जाना, 5 अंगुली के बदले 7 अंगुली बन जाना, असामान्य वृद्धियाँ जो होती हैं वो टेरेटोलॉजी कहलाती है, और उनका अध्ययन भी भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, भ्रूण की असामान्य विकास। जीरोंटोलॉजी, जैसा अभी मैंने बताया था, बायोलॉजी ऑफ एजिंग, ये भी भ्रूण विज्ञान की ही शाखा है। इवोल्यूशन, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें भी अध्ययन करने में भ्रूण विज्ञान महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण जो है उस जाति के विकास की विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, इसलिए इवोल्यूशन या विकास के अध्ययन में, जैव विकास के अध्ययन में भी भ्रूण विज्ञान महत्वपूर्ण है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, जैसा अभी मैंने बताया था कि जो भी परिवर्तन होते हैं कोशिकाओं में या ऊतकों में या जीव में, उनका मूल आधार कहीं न कहीं आणविक स्तर पर ही होता है। अणुओं में परिवर्तन से ही वो परिवर्तन कोशिका में, और कोशिका से ऊतक में, और ऊतक से वही परिवर्तन जीव में दिखाई पड़ते हैं। तो मूल परिवर्तन अणु स्तर पर, आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी महत्वपूर्ण है एम्ब्रियोलॉजी के अध्ययन में। इसी प्रकार वेटरिनरी साइंसेज, पशु चिकित्सा विज्ञान, हम जानते हैं कि पशुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाता है, और पशुओं का अगर सफल प्रजनन कराना है, अच्छी ब्रीड उनकी उत्पन्न करनी है, तो पशुओं का एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूण विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरह से वेटरिनरी साइंसेज का भी ये महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण में भी एम्ब्रियोलॉजी से सहायता मिलती है। अगर 2 जीवों को एक क्लास में रखना है या एक ऑर्डर में रखना है, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि उनका भ्रूणीय विकास किस प्रकार से हो रहा है। अगर भ्रूणीय विकास बिल्कुल अलग अलग तरह से होता है तो वो अलग अलग श्रेणी में रख दिए जाएंगे। आप अभी अध्ययन करेंगे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, जब आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा, तो आप देखेंगे कि भ्रूण में देह गुहा का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, इसी आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान में भी भ्रूण विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भ्रूण विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों को ये समाहित करता है। तो बच्चों, आज ये मैंने आपको भ्रूणीय विज्ञान के अध्ययन का संक्षिप्त इतिहास बताया है। आप इसको आवश्यकता अनुसार नोट कर लें और पढ़ेंगे। कोई असुविधा होगी तो जैसा मैंने बताया, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे फ़ोन करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।